हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज वेपर प्रेशर पढ़ेंगे चैप्टर सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहले हम लोग वेपर प्रेशर को डिफाइन करेंगे प्योर लिक्विड के लिए। फिर वेपर प्रेशर को जो है अफेक्टिव करने वाले रीजन क्या होते हैं वो देखेंगे। और फिर हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन देखेंगे, इसमें राउल्स लॉ आपका आ जाता है। फिर हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट होगी, जो कि सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपका वेपर प्रेशर से डिफाइन किया जाता है, वेपर प्रेशर के टर्म में एक्सप्लेन किया जाता है आपका। जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो चारों प्रॉपर्टीज का जो अंडरस्टैंडिंग वेपर प्रेशर के थ्रू ही बनता है। तो सबसे पहला हेडिंग हम लोग डालेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर देखेंगे, इसके बाद हम लोग उसमें सोल्यूशन इंट्रोड्यूस करेंगे, कोई सॉल्वेंट मिला के, फिर उसका वेपर प्रेशर देखेंगे। तो वेपर प्रेशर को डिफाइन करने से पहले हम लोग थोड़ा वेपर देख लेते हैं। जैसे हम लोग गैस से जो है रिलेटिव रहते हैं, लेकिन वेपर क्या होता है, वेपर और गैस में डिफरेंस क्या होता है। जैसे वेपर को अगर थोड़ा सा देखा जाए तो अगर आपका देखिए आपके फ्लोर पे अगर वाटर स्प्रेड हो गया तो कुछ टाइम के बाद हम लोग देखते हैं कि वाटर वो आपका क्या हो गया, वहां से लिक्विड था वो खत्म हो गया। तो ये कॉमन सेंस में ये आता है कि वो लिक्विड क्या हुआ, जो वाटर आपका फ्लोर पे स्प्रेड हुआ था कहां से खत्म हो गया, क्योंकि वो वेपर फॉर्म होके धीरे धीरे वो आपका खत्म हो गया। अब वेपर और गैस में डिफरेंस क्या होता है, वेपर एक्चुअली क्या होता है, दो फेज लिक्विड और गैस दोनों का मिक्सचर रहता है। लेकिन गैस में केवल थर्मोडायनामिक लेवल पे देखा जाए केवल और केवल एक फेज रहता है। और एक डिफरेंस और होता है वेपर और गैस में, वेपर का टेम्परेचर जो है आपका गैस के टेम्परेचर की तुलना में जो है कम होता है। अब वेपर प्रेशर को डिफाइन करने के लिए देखते हैं हम लोग, मान लेते हैं एक कंटेनर में हमने लिक्विड जो है ले लिया, क्लोज्ड कंटेनर है। कोई क्लोज्ड कंटेनर है, यहाँ पे हमने इसमें लिक्विड भर लिया और चूंकि ये प्योर है तो इसमें एक ही टाइप के कंपोनेंट होंगे, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल होंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं ए से डिनोट कर दिए, तो ए टाइप के मॉलिक्यूल सारे इसमें होंगे। अब अगर यहाँ लिक्विड के अंदर किसी भी ए पार्टिकल को देखा जाए तो इसमें जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, इसके चारों तरफ लिक्विड पार्टिकल्स जो है मौजूद हैं, तो सबके कारण इंटरेक्शन लगेगा। लेकिन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होगा, अब हम जानते हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी, वो मॉलिक्यूल्स अपने काइनेटिक एनर्जी की वजह से सरफेस पे चले जाएंगे। अब सरफेस पे जाने के बाद क्या होगा, ये वेपराइज होके जो है वेपर फेज में जाएंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट में हमने जब लिक्विड लिया था केवल, तो यहाँ पे वेपर का एक भी मॉलिक्यूल नहीं था, लेकिन फिर क्या हुआ, वेपर बनना शुरू हो गया धीरे धीरे। अब यहां से लिक्विड से वेपर फेज में जाने लगा। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो ये वेपर था ये लिक्विड में भी साथ साथ कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों साथ साथ चलने लगेंगे। तो यहाँ पे दो चीजें ऑब्जर्व होगी, टी इक्वल टू जीरो पे अगर हम लोग कहें, एट टी इक्वल टू जीरो ओनली इवेपोरेशन टेक प्लेस। रेट ऑफ कंडेंसेशन हम लोग कह सकते हैं कि टी इक्वल टू जीरो पे कंडेंसेशन का रेट जीरो है, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल अभी वेपर फेज में गया ही नहीं, तो कंडेंस क्या होगा। फिर टी इक्वल टू टी पे अगर कुछ टाइम के बाद हम लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे इवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों साथ साथ हो रहे होंगे, यानी लिक्विड आपका वेपर में जा रहा होगा और वेपर से मॉलिक्यूल लिक्विड में भी आ रहे होंगे। फिर अगर काफी टाइम के बाद ऐसे छोड़ दिया जाए, इसको हम लोग टी इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम बोलते हैं, मींस इनफाइनाइट टाइम नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम के बाद अब क्या होता है, जो इवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि यहां से अगर 10 मॉलिक्यूल लिक्विड के वेपर में बदल रहे हैं यूनिट टाइम में, तो यूनिट टाइम में आपके 10 मॉलिक्यूल वेपर से लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रहे हैं।
तो t इक्वल टू इन्फेनाइट पे हम लोग क्या कहेंगे कि रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, एंड t इक्वल टू इन्फेनाइट पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब एक बार इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद, यानी यहाँ जितने मॉलिक्यूल आपके गैस वेपर में जा रहे हैं, फिर वेपर से जितने कंडेंस होके आ रहे हैं, ये जब फिक्स हो गया तो यहाँ पे जो वेपर्स के मॉलिक्यूल होंगे उनका नंबर फिक्स हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट हमारा कैसे डिफाइन होता है, नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे जो वेपर के मॉलिक्यूल फिक्स होने के बाद ये वेपर्स लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, वही हमारा इस लिक्विड ए के लिए उसका वेपर प्रेशर हो जाएगा, और हम लोग इसको पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर वेपर प्रेशर को हम लोग डिफाइन करना चाहें तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि द प्रेशर exerted by vapors on the surface of liquid in equilibrium in closed container is known as vapor pressure of that liquid। यानी किसी भी क्लोज कंटेनर पे जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया इवापोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में, तो जो मॉलिक्यूल्स के वेपर आपका लिक्विड सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वही हमारा वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो ये आपकी वेपर प्रेशर की डिफिनेशन हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एट द सरफेस ऑफ लिक्विड इन क्लोज्ड कंटेनर इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। ये हमारा वेपर प्रेशर डिफाइन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि वेपर प्रेशर जो है किन किन चीजों से इफेक्टिव होता है, यानी वेपर प्रेशर को इफेक्टिव करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो वेपर प्रेशर में एक पॉइंट हमको ये पहले देख लेना है कि वेपर प्रेशर किसी भी गिवन लिक्विड का आपका शेप, साइज या अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। एक बार लिक्विड आपका फिक्स हो गया तो गिवन टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर फिक्स होगा। तो एक पॉइंट इसमें हम लोग लिखेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ ए गिवन लिक्विड इज independent of shape, size and amount। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा अमाउंट में लिक्विड लेके बैठे हैं, कंटेनर में आपने कर दिया तो वहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ये वेपर प्रेशर एक बार अगर टेम्परेचर आपका फिक्स कर दिया गया और आपका लिक्विड फिक्स कर दिया गया तो जो है वो वेरी नहीं करेगा, वेपर प्रेशर आपका फिक्स हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया। अब अगला हम लोग इसमें देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, यानी किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इसमें दो फैक्टर हमारे आते हैं। एक होता है टाइप ऑफ लिक्विड। पहला क्या हो गया, टाइप ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड हमारा कौन से टाइप का है। किसी पर्टिकुलर लिक्विड में हम लोग जानते हैं जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है वो उस लिक्विड के टाइप पे डिपेंड करता है। अब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पे ही डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल वेपराइज किस रेट से होगा, ज्यादा वेपर बनेंगे या कम वेपर बनेंगे। सेकेंड चीज जो डिपेंड करती है, सेकेंड होता है टेम्परेचर। तो इसमें दो चीज हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट नेचर ऑफ लिक्विड एंड सेकेंड जो फैक्टर आपका होता है टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट आपका नेचर ऑफ लिक्विड।
नेचर ऑफ लिक्विड यानी जिस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा वो मॉलिक्यूल वेपराइज होने की टेंडेंसी उसमें कम होगी, यानी उसके कम मॉलिक्यूल वेपर बनेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। यानी किसी पर्टिकुलर या किसी भी लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम होगा। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस से समझ सकते हैं हम लोग। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो लिक्विड फेज में उस मॉलिक्यूल को जो पकड़ने वाले मॉलिक्यूल होंगे वो ज्यादा फोर्स से पकड़े रहेंगे तो वो वेपराइज होने की टेंडेंसी कम होगी। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो नेचर ऑफ लिक्विड में लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन यानी जिस लिक्विड में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो वेपराइज होने की टेंडेंसी कम होगी। यानी इसको हम लोग लिखे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, अगर कहें कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मोर तो वेपर प्रेशर आपका हो जाएगा लेस, और अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लेस है तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लिक्विड के बीच में कम है, इंटरेक्शन फोर्स कम है, तो उनके वेपराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो रिलेटिवली उनके ज्यादा वेपर्स बनेंगे, तो ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर फेज में होंगे तो उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये फर्स्ट हो गया आपका। अब इसमें एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि वेपर प्रेशर कंपेयर कर लेते हैं कि अगर नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है तो दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक हमने ले लिया वाटर और दूसरा एथिल अल्कोहल। दो लिक्विड हमने ले लिया, यहाँ पे एक वाटर है और एक एथिल अल्कोहल है। हम लोग जानते हैं कहीं पे अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम जानते हैं यहाँ पे वाटर में भी होगा और एल्कोहल में भी होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन यहाँ भी अटैच है और यहाँ भी अटैच है। अब H2O का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर थोड़ा हम लोग दिखा दें H2O मॉलिक्यूल में कैसे होगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है ये अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसमें जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब फिर जो है वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, अब ये वाटर का जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है यही हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हम लोग जानते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और C2H5OH को अगर हम लोग देखें तो C2H5OH का मतलब होगा CH3CH2OH। अब यहाँ पे CH3CH2OH ये बल्कि साइज होने की वजह से ये एक या दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा, एक मॉलिक्यूल के साथ या मैक्सिमम 2 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा। तो यहाँ पे जो है 4 मॉलिक्यूल्स जो है एक वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड में 4 मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स अटैच हैं मान लेते हैं। तो एक वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स से बधा है, यहाँ पे एथिल अल्कोहल में 2 मॉलिक्यूल के साथ, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाटर में स्ट्रांग है। तो वाटर में हम लोग क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज strong in water than एथिल अल्कोहल। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसमें ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, यानी वेपर प्रेशर को अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं डायरेक्टली कि वेपर प्रेशर ऑफ H2O इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ
C2H5OH। अब एक एग्जांपल इसमें हम लोग और ले लेते हैं कंपेयर करने के लिए। एक लिक्विड हमारे पास है वाटर, दूसरा हमने ले लिया इथिलीन ग्लाइकॉल और तीसरा ले लिया ग्लिसरॉल। अब यहाँ पे पूछा जाए कि यहाँ पे वेपर प्रेशर कंपेयर करके बताइए कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए तीनों जगह पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, लेकिन यहाँ पे तीन जो है एक ही मॉलिक्यूल में यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन जो आपका जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो रिलेटिवली यहाँ पे देखिए 1 ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, जो कि आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ग्लिसरॉल में जो आपका होगा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, यानी जिसमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। तो अगर इसका वेपर प्रेशर हम लोग 1 2 3 से बोलें तो हम लोग कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ थर्ड इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सेकेंड एंड लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट। यानी ग्लिसरॉल का वेपर प्रेशर सबसे कम, फिर एथिलीन ग्लाइकॉल का, और फिर वाटर का। वाटर का वेपर प्रेशर क्यों ज्यादा है? क्योंकि 1 ऑक्सीजन यहाँ पे जो है हाइड्रोजन को अटैच किया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो मैग्नीट्यूड होगा वाटर में इन दोनों के कंपेयर में सबसे कम होगा, तो इसके मॉलिक्यूल के वेपराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो ये फर्स्ट फैक्टर हम लोगों का हो गया। अब सेकेंड फैक्टर हम लोग देखते हैं वेपर प्रेशर को जो है अफेक्टिव करने वाले रीजन, जो टेम्परेचर है, इसको देखते हैं। टेम्परेचर हम लोग देखते हैं। अगर ये कॉमन सेंस से हम लोग समझ सकते हैं कि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा लिक्विड का, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो लिक्विड से वेपर फेज में जाएंगे उनकी संख्या ज्यादा होगी। क्योंकि जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी तो उनके वेपराइज होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ता है। तो इसमें एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज। अब वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे किस फंक्शन पे जो है डिपेंड करेगा, इसके लिए क्लासियस क्लेप्रान ने एक इक्वेशन दिया जिसको हम लोग जो है क्लासियस क्लेप्रान इक्वेशन बोलते हैं। क्लासियस क्लेप्रान इक्वेशन जो भी केमिस्ट्री में आपका जो फंक्शन आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है केवल और केवल इसका सेम टाइप का फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग मान लें कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर आपका टेम्परेचर T1 पे आपका वेपर प्रेशर 1 से डिनोट करते हैं, यानी जब टेम्परेचर T1 था तो लिक्विड का वेपर प्रेशर हम लोग वेपर प्रेशर 1,
फिर जब टेम्परेचर T2 हो गया तो वेपर प्रेशर 2 से डिनोट कर रहे हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है लॉग ऑफ वेपर प्रेशर 2 बाई वेपर प्रेशर 1 इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। log of vapor pressure at temperature T2 upon vapor pressure at temperature T1 इक्वल टू डेल्टा एच क्या है, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, यानी वेपर किसी गिवन अमाउंट को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है वो आपका यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। और आर हमारा जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T1 और T2 यहाँ पे टेम्परेचर है। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन हमारा क्या है, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और आर जो आपका है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर इसका डिफरेंशियल फॉर्म इस इक्वेशन का हम लोग देखें तो आपका जहां से ये आता है डी बाई डी टी ऑफ एल एन वीपी इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर टी स्क्वायर, ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म है, इसको भी याद रख सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करने पर T1 टेम्परेचर से T2 तक हमारा यही आ जाएगा, क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन log Vp 2 अपॉन Vp1 इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो ये हम लोगों ने देखा कि वेपर प्रेशर किन किन चीजों से इफेक्टिव होता है। तो दो होता है नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर। अब वेपर प्रेशर के आधार पे सब्सटेंस को हमने दो तरीके से डिवाइड किया है, इसको देख लेते हैं। तो हेडिंग हमारा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस बेस्ड ऑन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग हम लोग सब्सटेंस को डिफाइन करते हैं दो तरीके से, एक होता है वोलाटाइल सब्सटेंस और एक होता है नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस वो होता है जिसका वेपर प्रेशर जीरो होता है, और वोलाटाइल सब्सटेंस वो होता है जिसका वेपर प्रेशर जीरो नहीं होता है। यानी जिन सब्सटेंस के वेपराइज होने की टेंडेंसी होती है उनको वोलाटाइल सब्सटेंस बोला जाता है, और जो सब्सटेंस वोलाटाइल नहीं होते यानी उनके वेपर्स फॉर्म नहीं होते या रिलेटिवली बहुत कम फॉर्म होते हैं उनको नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस बोला जाता है। तो ये दो टाइप के होते हैं, वोलाटाइल एंड सेकेंड आपका होता है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब होगा कि इनका प्योर स्टेट में जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो जीरो होगा, वेपर प्रेशर इनका जीरो होता है, यानी इनके वेपर्स फॉर्म नहीं होते, इनको नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस बोला जाता है। अगर इसका एग्जांपल जैसे लिया जाए, यूरिया ले लेते हैं आपका, तो इनके वेपर फॉर्म नहीं होंगे। NaCl हो गया आपका, शुगर हो गया, ये सब जो है ऐसे सॉलिड्स हैं, इनके वेपर जो है फॉर्म नहीं होते, इसीलिए इनको नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस बोला जाता है। इनका जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होता है जीरो होता है। वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होता है, जिनके वेपर प्रेशर की वैल्यू जीरो नहीं होती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे आपका वाटर हो गया, वाटर का आपके वेपर्स फॉर्म होते हैं, एथिल अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, टॉलुइन हो गया।
तो ये हम लोग टर्म यूज करेंगे वोलाटाइल सब्सटेंस और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, जो कि वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं कैटेगरी। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे राउल्स लॉ, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें हम लोग अभी यहीं तक रखते हैं, अगले टर्म पे देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन।